हम जो लास्ट विधि जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा व्रज गुणन विधि। इस विधि को पढ़ने से पहले हमें आसानी से एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो कि मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि हमारा कोई भी इक्वेशन जो है वो इक्वेशन किस फॉर्म में होता है। वो मैंने बताया था आपको, इक्वेशन का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने क्या किया, दो इक्वेशन हमें गिवन है, दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 को हमने 1 से डिनोट कर दिया है और 2 से हमने डिनोट कर दिया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, x के जो कॉफिशिएंट है उसे a1 या a2 कहेंगे, y के जो कॉफिशिएंट है उसे b1 या b2 कहेंगे, और c1 और c2 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो होगा हमारा, उसे हम लोग कांस्टेंट टर्म कहेंगे। अब देखना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये आया किस तरीके से। मैंने यहाँ पे लिखा है x, हम x की बात कर रहे हैं तो आप x वाले टर्म्स को क्या करेंगे, ढक लेंगे। जैसे ही x वाले टर्म्स को ढकेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, y का क्या है b1 c2। जस्ट आप सिंपली आप क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे b1 c2, तो ये b1 c2 माइनस b2 c1, ये b2 c1 आ गया आपको। तो ये आपको मालूम चल गया कि x अपॉन जिसकी हम बात करेंगे उसको ढक लेंगे, उसको छोड़कर जो हमारा बचेगा उसके हम ले लेंगे। तो ये b1 c2 और b2 c1 ये आ गया। इक्वल देन y की बात हो रही है तो y को हम क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो y को जिस तरीके से हम जैसे ही हम ढक लेंगे तो हमारा कांस्टेंट टर्म बच जाएगा और x का टर्म बच जाएगा। तो सिंपल फिर यहाँ से c1 a2 ये आ गया और c2 a1 माइनस c2 a1 ये हमारा y का आ गया। अब बात आ रही है कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म को हमने ढक लिया 1 अपॉन a1 b2 आ गया और माइनस a2 b1, ये हमारा फॉर्म आ गया। इस फॉर्म के आधार पे हम आसानी से x और y को निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपको x को निकालना है तो आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर देंगे। क्यों इक्वेट करेंगे, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो इक्वल है तो इस दोनों पार्ट को जैसे ही आप इक्वेट करेंगे तो मतलब क्या हो गया कि x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल देन 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या होगा, जो b1 c2 माइनस b2 c1 जो पार्ट है ये इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि b1 c2 ये जो पार्ट है ऊपर आ गया माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये डायरेक्ट आप इस फॉर्म को अगर याद रखते हैं तो यहां से डायरेक्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी x की। अब बात आती है y की, तो y को भी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म वाला जो हमारा पार्ट है इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो जैसे ही इसे इक्वेट करेंगे तो सिंपली इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल होकर ये ऊपर चला आएगा। तो y इक्वल टू बच जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्म से इस फॉर्म को भी आप याद रखकर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर उस समय आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है तो आप आसानी से पहले इस फॉर्म में लिख लीजिए और इस तरीके से फॉर्म में लिखकर फिर से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको x प्लस वाई इक्वल टू 5 गिवन है सपोज, तो इसे हमें इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में लाने का अर्थ ये हो गया कि x प्लस वाई 5 को इस साइड लेके आएंगे माइनस 5 इक्वल टू 0। पहला काम हमने इस फॉर्म में लेकर आना। उसके बाद क्या काम करना है, आपको वैल्यू लिखनी है कि a1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी और c1 की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ देख सकते हैं a1 की वैल्यू, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1, y का 1 और कांस्टेंट टर्म क्या है -5। इस तरीके से लिखने से सबसे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और जिस वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है उस वैल्यू को आप डायरेक्ट पुट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और
कोई भी उसमें गलती होने की गुंजाइश नहीं होगी। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है। मतलब कि ये जो हमारा फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन 6 का मान आपको लिखना है। उस 6 के मान को आपको इसमें पुट करना है और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ब्रज गुणन विधि। ये 3 विधि जो आपको पढ़नी थी वो 3 का 3 विधि आपने पढ़ लिया। अभी आपको क्वेश्चन करवाते हैं एक एक करके, और कुछ कॉन्सेप्ट और भी है उसे मैं बताता हूँ आपको। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इस लीनियर इक्वेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म हो जाता है हमारा, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दिया है कुछ कंडीशंस हमारे दिए हुए हैं कि a1 अपॉन a2 मीन्स कॉफिशिएंट जो है हमारे x के, अगर उसको हम डिवाइड करें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि इसके जो जितने भी हल होंगे अद्वितीय होंगे, मतलब यूनिक होंगे। ठीक है, इस बात को आपका ध्यान रखना है। दूसरा क्या है कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इक्वल देन b1 अपॉन b2 इक्वल देन c1 अपॉन c2, इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसके कोई हल नहीं होंगे। मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसमें कोई भी हल नहीं होगा। अगर इसे हम लोग ग्राफ के हेल्प से समझना चाहें, कि ग्राफ जो हमने पढ़ा था उसके मदद से हम समझना चाहें, तो इसकी बात करें तो इसमें एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा, इस पे ओवरलैप कर जाएगा और इस पे लाइन पैरेलल हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपको ग्राफ में कंफ्यूजन है कि आपका ग्राफ सही है या गलत है, उसे आप इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो बन रहा है वो सही बन रहा है या गलत बन रहा है, या आपने जो बनाया उसमें कोई कमी है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि उसमें यूनिक हल, अद्वितीय हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम एक एग्जांपल लिया है हमने, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम जो मैंने बोला था, इसमें हम करेंगे क्या, सॉल्यूशन। हम इसमें चेक कर रहे हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे या एक सॉल्यूशन होगा, इसे हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम a1 की वैल्यू लिया, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू लिया हमने 1 और c1 की वैल्यू आ गई -5। उसके बाद a2 की वैल्यू लेंगे 3 और b2 की वैल्यू लेंगे हम लोग 2 और c2 की वैल्यू लेंगे -8। हमेशा ध्यान देना है कि हमें पहले वाला ही चेक करना है। मतलब कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल देन b1 अपॉन b2, इसे हमें सिर्फ चेक करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4 इज नॉट इक्वल टू 3। मतलब कि यहीं से हमें मालूम चल जाएगा कि इसके जो है यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन होने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है और आपको बोला जाता कि यहाँ पे ky है, मतलब कि k के किस वैल्यू के लिए इसका जो मान होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है,
तो आपको क्या करना था, b1 की जगह पे यहाँ पे आपका k हो जाता, ठीक है, और यहाँ पे आप पुट करते k, ठीक है, और जब क्रॉस मल्टीपल करते तो ये आ जाता आपका सिंपल सा। यहाँ से आप जैसे ही क्रॉस मल्टीपल करते तो क्या आ जाता, आप देखिए इस तरीके से कि 2/3 इज नॉट इक्वल टू k/2, ये इस साइड आ जाता तो k इज नॉट इक्वल टू 4/3। बस 4/3 की वैल्यू के लिए इसका जो मान होता वो अद्वितीय, सिर्फ 4/3 को छोड़कर अगर 4/3 हम यहाँ पुट कर देते हैं सपोज, तो 4/3 अगर हम पुट कर देंगे यहाँ पे तो इसका मान अद्वितीय नहीं होगा, लेकिन 4/3 को छोड़ के बाकी जितने वैल्यू होंगे उन सब के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो अद्वितीय होगी, यूनिक होगा। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा और आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन का आप यूज करेंगे और यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे, k का मान आप निकालेंगे।